चलो बच्चों, आज हम लोग 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर का। और ऐसा लगता है मुझे कि तुमने 3 वीडियो देखा रहेगा तभी चौथे पे आए हो। ठीक है, मतलब बिना 3 वीडियो देखे अगर चौथा देख रहे हो तो गलत कर रहे हो, इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। फिर भी चलो, तुम्हारा काम है देख लेना, लिंक दिया हुआ है उसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके अच्छे से देख लेना अगर देखना होगा तो, सीरियसली पढ़ना होगा तो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। ज़्यादा वो कहानीबाजी नहीं भाई, ये करो वो करो सब कर लोगे तुम, इतने समझदार हो गए। और चैनल को क्या करते हैं देखने के बाद, अच्छा लगे तो लाइक करते हैं, नहीं तो सब्सक्राइब करके रखते हैं आगे की वीडियो के लिए। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आता हूँ बराबर यहाँ पर। 4th लेक्चर चल रहा है तो 3rd लेक्चर तक क्या हुआ है वो एक बार मैं ऐसे बोल के करता हूँ, बार बार लिख के नहीं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा उसकी वजह से। तो मैं फटाफट बोल देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ये पढ़ा था, फिर उसके टाइप्स लीनियर एंड एंगुलर पढ़ा था। उसके बाद पीरियोडिक मोशन क्या होता है और पीरियड्स ऑफ एसएचएम या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग ने डेरिवेशंस किए थे। डेरिवेशंस कौन से? डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद उसके बेस पर क्या किया था? एक्सेलरेशन के बेस पे वेलोसिटी के बेस पे डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा मिनिमा भी फिनिश किया है, राइट। मैक्सिमा मिनिमा मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम होगी, कहाँ पर मिनिमम होगी, तो ये हमने किया था। अब आगे जैसे कि मैंने बोला सर्कल मेथड आज 3rd वीडियो में नहीं हो पाया था, तो अभी आज करूंगा मैं उसको। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस करने वाले हम लोग। बेसिक डेफिनेशंस हो जाएगा, उसके बाद ही मैं सर्कल मेथड पे आऊँगा। देखते हैं क्या कितना हो पाता है आज के वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग छोटा ही बनाने वाले हैं कंपेरेटिवली। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन में क्या सीखने वाले देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अभी तक एम्पलीट्यूड तो सुनते आए हो बहुत सारे इक्वेशन में, जैसे डिस्प्लेसमेंट में एम्पलीट्यूड आया, वेलोसिटी में भी एम्पलीट्यूड आया था, और एक्सीलरेशन में भी आया था एम्पलीट्यूड। सभी के फॉर्मूले एम्पलीट्यूड है, लेकिन एम्पलीट्यूड होता क्या है उसको हम एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। एम्पलीट्यूड ए, देखो तुम्हारे बुक में हो सकता है स्मॉल ए रहे, लेकिन मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ। रीजन क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए भी ए यूज होता है, इसके लिए भी ए यूज होता है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कैपिटल लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा एम्पलीट्यूड के बाद में हम लोग सीखेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड का डेफिनेशन तो पता है तुमको, डेफिनेशन पता है क्या होता है, लेकिन टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, फ्रीक्वेंसी को एन लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड पेंडुलम। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सिंपल पेंडुलम में तुम जानते हो क्या होता है सिंपल पेंडुलम में। ये देखो, ये कौन कौन सा पोजीशन है ये भी हमेशा मैं बताता हूँ। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये मेन पोजीशन है। ठीक है, और तुम जानते हो ये मेन पोजीशन से दोनों साइड ऑसिलेट होता है, मतलब मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म होता है। तो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म होगा तो दोनों साइड इक्वली वो डिस्प्लेस होता है। कहने का मतलब उसका मेन पोजीशन ये है, तो मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा इस साइड और मैक्स टू मैक्स कितना इस साइड जाएगा, और ऑसिलेशन में दोनों साइड सेम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो चलो यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन कर देता हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन फटाफट, एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज maximum displacement from mean position। एम्पलीट्यूड इज व्हाट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। चलो अब बताता हूँ, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैं ऐसे पेंडुलम नहीं दिखा के उसका सिर्फ पाथ तुमको दिखा रहा हूँ। ये पेंडुलम है, ये इधर और इतना इधर, दोनों साइड एक्सट्रीम पोजीशन है उसका। सपोज एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी ले लेता हूँ, ठीक है, और ये है उसका ओरिजिनल पोजीशन मतलब मेन पोजीशन, ठीक है।
अब देखो ये मीन पोजीशन से इस साइड मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जहां से वो रिटर्न होगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है। एम्पलीट्यूड क्या है, कुछ और नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। सिर्फ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया है एम्पलीट्यूड। तो इस साइड जो राइट साइड में जाता है उसको प्लस ए लेते हैं, नंबर लाइन जैसा, और या इस साइड जो आता है उसको हम लोग माइनस ए। डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, मीन पोजीशन के लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस, राइट में जा रहा है तो प्लस। तो ये याद रखो। और तुम जानते हो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, यही हमने फाइंड किया था लास्ट टाइम ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में प्लस माइनस ए आ रहा था। ठीक है, अब ये समझना हम लोगों को। और अब देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसा दिया होगा कि वन ऑसिलेशन में कितना एम्पलीट्यूड, वन ऑसिलेशन में कितना एम्पलीट्यूड, राइट, ये भी काउंट किया जा सकता है। चलो जब ऐसा काउंट करने बोलते तो कैसे ऑसिलेशन कैसे काउंट करते देखते। ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज्यादातर एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पेंडुलम को यहाँ एक ऑसिलेशन होगा, समझ गए। अब इस केस में जब आया तो ए कवर किया, इस साइड भी ए कवर किया, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। दो ए कवर किया, फिर रिटर्न गया तो फिर से उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने वन ऑसिलेशन में, 4a। 4a तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस इन वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन इज 4a। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, इसमें एंगल काउंट करते हैं। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो जाता है ऑसिलेशन के बाद, पीरियडिक टाइम के बाद में, ठीक है। तो 4a इतना डिस्टेंस होता है। अब ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस को दूसरा नाम पाथ लेंथ है, ठीक है। मतलब पाथ कितना कवर किया वन ऑसिलेशन में, यहाँ का a है, हमको पता है मैग्नीट्यूड, इधर का भी a मैग्नीट्यूड है, इधर प्लस है इधर माइनस है, बोलो सर जीरो कर दो, नहीं जीरो नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और वैसे भी ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वैल्यूज नहीं बताता, ठीक है। तो यहां से यहां गया तो 4a, ये याद रखना है हमको। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल वर्ड में याद रखना है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ऐसे ही बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखा, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कितना आ रहा है, यहाँ a तक आ रहा है, फिर वापस जाने वाला है, बराबर। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी को हम लोग नाम दे दिया एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो घूम जाओगे एम्पलीट्यूड में, ठीक है। अब इसके बाद एक्सीलरेशन वाला पार्ट, सॉरी टाइम पीरियड। एक्सीलरेशन कहाँ से आया, लिख लिए रहोगे मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये टाइम पीरियड सेकेंड। हाँ, टाइम पीरियड में थोड़ा हम लोगों को ज़्यादा सीखना है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है ये तुमको पता है। अभी देखे तुमने वन ऑसिलेशन किसको बोलते हैं। ऑसिलेशन मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ऑसिलेशन, जैसे ये मार्कर है वाइब्रेट कर रहा है, और मीन पोजीशन इसका मार्कर का है, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पर है। तो मैंने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया इसको, यहाँ पे लाया, अब इसको छोड़ रहा हूँ। तो अब यहाँ से ही काउंट करूंगा मैं ऑसिलेशन, ऐसे जाएगा मीन पोजीशन को क्रॉस करके नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा, तो ये होगा वन ऑसिलेशन। लेकिन इसके लिए कुछ टाइम भी लगेगा ना, तो वन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको समझना। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to complete one oscillation time period is time period। समझ गए। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, पार्टिकल कौन सा पार्टिकल, जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, दूसरे किसी पार्टिकल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तो, और तुमको थोड़ा बोरिंग फील होगा, भाई इतना बड़ा कौन याद करेगा। तो इसमें सिंपल सा याद रखना, वन ऑसिलेशन के लिए जितना भी टाइम, अब सीधी सी बात है, ऑसिलेशन बोल रहे हैं तो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसी की बात हो रही होगी। ऐसा नहीं कि लीनियर मोशन में हम उसका ऑसिलेशन फाइंड कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ओके, टाइम पीरियड टी बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड। लेकिन टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला भी है, तुमने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के वीडियो भी है मेरा फर्स्ट चैप्टर का, अगर वहां देखना चाहो रोटेशनल डायनामिक्स तो देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें देखो ये फॉर्मूला लिखा गया है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है।
एंगुलर वाला जो भी पार्ट होता है उसमें टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये फॉर्मूला होता है, मतलब इतने टाइम के बाद में ऑसिलेशन रिपीट होता है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। मतलब इसको कितना टाइम लगेगा, अगर तुमको एंगुलर वेलोसिटी पता है पेंडुलम की तो तुम आसानी से फाइंड कर सकते हो कि उसको कितना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, क्वेश्चन ये भी है ना, ये फॉर्मूला आता कहाँ से और ये राइट है ऐसा कैसे पता चलेगा। तो तुम्हारे चैप्टर में इसको प्रूफ करके दिखाया गया है, ठीक है। कैसे प्रूफ किया गया देखो यहाँ पे। तो अभी है कि टाइम पीरियड का ये वाला रिलेशन हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। उसके पहले मैं लिख देता हूँ टी फॉर टाइम पीरियड, तुमको बताने के लिए ऊपर लिखा है वैसे, टी फॉर टाइम पीरियड, टी फॉर टाइम पीरियड ओमेगा, नहीं दिख रहा इधर, दिख रहा है। ओके देखो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे, तो एक ही बात समझना। ओके, तो ये हो गया अपना। अब ये आया कैसे ये दिखाता हूं मैं। तो टू प्रूव टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसा कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, मेरा एक तरीका, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी एक मेथड दिया गया है, मैं डिफरेंट मेथड से करूंगा, इजी मेथड है वो, बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूँ पहले। तो ठीक है, देखो ये अभी ये मैं बता रहा था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो वो कैसे होता है ये प्रूफ करेंगे हम लोग, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो यहाँ पर है नहीं हमारे पास कुछ, तो मैथमेटिकली प्रूफ करते। देखो सिंस अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब कि राइट साइड से, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब तो समझ सकते हो राइट साइड से चालू हो रहा है। तो राइट साइड में होगा, देयरफॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी प्लस ए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस ए होगा। अब मैं क्या कंसीडर करता हूं, ऐसा कंसीडर करता हूं कि मुझे पता नहीं कि ये टाइम पीरियड है कि नहीं है। देखो मैं इतना टाइम ले लेता हूं, अभी कंसीडर कर रहा हूं कि चलो t इज इक्वल टू नॉर्मल t, कैपिटल T अभी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, तो नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। उसके बाद अगर सेम यही वैल्यू आ जाती है, मतलब ये टाइम पीरियड है क्या, यही टाइम पीरियड बनेगा। कहने का मतलब तुम समझ रहे हो भाई, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम की वैल्यू ये लूंगा, लेकिन टाइम पीरियड उसको कंसीडर नहीं करूंगा। मैं ये दिखाऊंगा कि उतने टाइम के बाद वहां पर फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वन ऑसिलेशन कब होता है, जहां से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बताया यहां से स्टार्ट किया, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, या तुम्हारे लिए राइट साइड में होगा तो ऐसा समझ लेना। तो किसी भी एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, अगर उतने ही टाइम के कुछ टाइम के बाद यहां आ रहा है तो वही टाइम पीरियड बन जाएगी। ठीक है, चलो देखो यहां पर सिंस, हाँ, नाउ consider time after time t, after time t is equal to 2 पाई बाय ओमेगा। इतने टाइम के बाद में पार्टिकल कहां पर होगा, पार्टिकल इज कंसिडर, मतलब कंसिडर क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इतना कंसिडर कर रहे हैं, आगे कंसिडर नहीं करना हम लोगों को। यहां समझ जाओ, सिंस x इज इक्वल टू, देखो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो एक्सट्रीम के लिए फॉर्मूला क्या है, a cos ओमेगा t, कल किया था हम लोगों ने, एक्सट्रीम के लिए फॉर्मूला आया था ना ये। अब यहाँ पे t की वैल्यू ये वाली रखूंगा मैं जो कंसिडर किया हूं, तो रखता हूं a cos ओमेगा और स्मॉल t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा। समझे? आप देखो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब ये आता है a cos 2 पाई, अगर तुमको पता है रख लो +1 होती है। ठीक है, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, +1। तो इतने टाइम के बाद फिर से ये प्लस हो जा रहा है। पहले टाइम यहाँ पे 0 था, इस टाइम पे टाइम 0 लिया हम लोगों ने, और फिर इतना टाइम लिया, हम लोग देख रहे हैं कि फिर से उसी पोजीशन पर आ चुका है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है।
और कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, इतने टाइम में, तो ये क्या बनेगा, टाइम पीरियड। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट मैं बना सकता हूं कि हैंस इट इज अ टाइम पीरियड, दिस टाइम 2 पाई बाय ओमेगा इज टाइम पीरियड, हैंस प्रूव हो गया कि मतलब यही टाइम पीरियड है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से चालू हुआ पॉजिटिव पे आ गया। कोई भी करके देख लो, किसी भी पोजीशन से देख लो, उतने टाइम के बाद फिर से वही सेम वैल्यू आने वाली है। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे अगर अच्छे से तो, ठीक है। तो ये याद रखना। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जगह नहीं दिख रहा मुझे, रब करता रुको, यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट, लिख लेना, ये थोड़ा रोक के वीडियो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या क्या, हाँ ये लिखना है मुझे, आफ्टर टाइम t is equal to 2 pi by omega, particle comes back to the same position, comes back to the same position, therefore this time is time period, this time is time, this time is time period, समझ गए। therefore hence proved h is sorry h क्या लिख रहा हूँ, h कहाँ से आ गया दिमाग के अंदर, 2 पाई बाय ओमेगा, ये प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। समझ गए, फटाफट लिख लो इसको, प्रैक्टिस भी करते रहो साथ में, बैठो मत, सिर्फ देखो मत, देख के कुछ नहीं पढ़ाई होती है, लिखने में ये मैथ्स वैस वाला तो और नहीं होता है, ठीक है। चलो फटाफट ये फ्रीक्वेंसी भी कंप्लीट करता हूँ। अभी टाइम पीरियड में थोड़ा और एक फार्मूला एक्सप्लेन करना है मुझे, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो अब मुझे एक और फार्मूला प्रूफ करना है, ये भी काम देगा अपने को। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट, अच्छा अपॉन में लिख देता हूँ, वर्ड में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका क्या आ जाएगा, ये सेम एज क्या है, हमको ये प्रूफ करना है, t इज प्रोपोर्शनल टू a अंडर रूट a अपॉन x, ये प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, ठीक है। ये प्रूफ करना है, आप कौन से रास्ते से जा सकते हैं, सोचते फटाफट। एक तो फॉर्मूला दिख रहा है सामने, तो पहले उसको लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो नए पेन से, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये एक फॉर्मूला हो गया मेरे पास। दूसरा और कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, या ओमेगा का फॉर्मूला, अच्छा ओमेगा का फॉर्मूला बना लूँ मैं यहाँ पे, बना लूँ क्या, नहीं अलग से लिखता हूँ, ठीक है। ओमेगा एम ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, याद है एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, के, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन एम, के अपॉन एम, ठीक है, के अपॉन एम हो गया। चलो अब इसमें एक्सीलरेशन अभी तक नहीं आ रहा है, याद रखो एक्सीलरेशन नहीं आ रहा अभी तक, एक्सीलरेशन लाना है अपने को। ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही रखूँ या, हाँ चलो कर देता हूँ यहाँ पे, नहीं इसका जरूरत पड़ेगा अपने स्क्वायर का, तो स्क्वायर क्यों हटाऊँ, ठीक है। बुक में थोड़ा कम स्टेप्स दिए है, उसमें कम समझेगा तुमको, मैं थोड़ा उसको एक्सपांड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखो ना, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे किसी में भी माइनस मैंने कंसिडर नहीं, इसमें भी माइनस आता है, कंसिडर नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो कंसिडर नहीं करना माइनस, हम लोग मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को मैं लिखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स, बराबर ए अपॉन एक्स। अच्छा देखो इसमें तो स्टेप्स और मेरे कम हो गए, और कुछ करना ही नहीं मुझे अभी, यहाँ पे क्या करना नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्टेप्स को ना मिटा देता हूँ, ये यूजलेस है मेरे लिए, और छोटा हो गया, मतलब अच्छे से छोटा हो गया यहाँ पे। तो वहाँ क्यों लिखा हूँ मैं, देखो यहाँ पे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर से। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये होता है, सिंपल सा बात है। अब एक और फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, सिंस एक्सीलरेशन ऑफ एसएचएम, एक्सीलरेशन ऑफ एसएचएम इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ओमेगा का फॉर्मूला बनाओ, ओमेगा स्क्वायर इज एक्स,
तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ए अपॉन एक्स, बस काम हो गया। इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगा ना। कैसे आएगा देखो, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ओमेगा को रिमूव करके ये रूट वाला पार्ट लिखूंगा। सो देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब रूट ए अपॉन एक्स। देखो बहुत ही अच्छे से हो गया ये अपना। यहाँ पे ये 2 पाई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन में निकाल देता हूँ मैं। तो t इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a अपॉन x, क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट है, हैंस प्रूव्ड। देखो दो फॉर्मूला यूज किया, एक टाइम पीरियड का एक एक्सेलरेशन का। इसमें से ओमेगा निकाला, एक्सेलरेशन में से टाइम पीरियड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है भाई हमारा। टाइम पीरियड, अब फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी के लिए मैं तुमको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंट देके छोड़ रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, देखो एक पर्टिकुलर टाइम मतलब 1 सेकेंड में, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, फास्ट हो ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब टाइम पीरियड उसका कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। समझ रहे बात को, कम से कम कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मैं इसका स्टेटमेंट दूं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब कितने बार वो रिपीट कर रहा है, वो कंप्लीट ऑसिलेशन कितना हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, जो भी हमने टाइम सिलेक्ट किया। लेकिन पर यूनिट टाइम तो सेकेंड ही होता है, तो हम लोग 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है उसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी है। कैसे फाइंड होता है, एक ही रिलेशन बताऊंगा मैं, वो हमेशा के लिए याद रखना कि टाइम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब जो भी फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, उसका रेसिप्रोकल लेते जाओ, मतलब उसको उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। समझ गए, तो ये खुद से कर लो, इतना तो तुम कर ही सकते हो मुझे जहां तक है, क्योंकि जैसे ये फॉर्मूला है ना 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन टी हो गया, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। समझ गए, चलो।